हेलो एवरीवन, आज डेट है 19 फरवरी 2022 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स UPSC, स्टेट PSC एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि बनास रिवर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। देखो, जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आप आंसर दिया करो। इसके लिए आप क्या करोगे, उसको गूगल मैप पर जब आप सर्च करोगे उससे आपके बहुत सारी जो क्वेरीज हैं, बहुत सारे जो आपके आंसर्स हैं वो आपको एक तरीके से वहीं पर रिलेट हो पाएंगे और ये आपके लिए बहुत ही ईजीली होगा। धीरे धीरे आपकी नॉलेज जो है वो एक्स्ट्रा बाइंड अप हो जाएगी और वो आपके लिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो 2008 में अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट ने यहाँ पर रिजल्ट दिया है जिसमें से 38 लोगों को डेथ पेनल्टी यहाँ पनिशमेंट के रूप में दी गई है और 11 जो पर्सन है उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट यहाँ पर दी गई है। 2008 में जो अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट हुए थे उसमें 56 लोगों की जान चली गई थी और 200 लोग जो है वो इसमें घायल हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के 2019 में यूपी वाले एरिया में प्रोटेस्ट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारी जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है उसको डैमेज देखने को मिलता है। उसके बाद में यूपी गवर्नमेंट जो है वो एक नया रूल लेकर के आती है कि इस तरीके से प्रोटेस्ट में जो भी हमारी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है अगर उसको नुकसान होता है तो उसकी भरपाई हम करेंगे वो सारे लोग जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को कैप्चर करके। तो इसमें गवर्नमेंट ने जब ये प्रोसीजर को अपनाया, इस प्रोटेस्ट में कुछ प्रॉपर्टीज़ को उन्होंने कैप्चर किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो भी आपने रिकवरी की है उसको विड्रॉ करने की बात बोली है सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट को, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने कहीं ओरली कोर्ट में ये बात बोली थी कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ में कैप्चर की गई है वो लगभग करोड़ों के लगभग उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है मार्केट के बेसिस पर। तो इसको लेकर के बोला गया है कि जो भी डैमेज हुआ था, क्योंकि बाद में ये एक्ट बनाया गया, प्रीवियस जो उसमें है जो पहले जो एक्ट था उसमें इस तरीके का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं था। तो आपको जो इम्प्लीमेंट कर रहे हो वो नेक्स्ट टाइम से होने चाहिए। अभी प्रोटेस्ट जो हुए उसमें इम्प्लीमेंट करने की वो नहीं है और जो भी आपने कैप्चर की है उसको आप विड्रॉ करो। ओके। CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की अगर हम बात करें, आपने बहुत बार सुना होगा, आप सभी को पता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो है उसमें अमेंड किया गया। उसमें ये बोला गया सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या है, इसमें वो सारे प्रोसीजर दे रखे हैं जिसके थ्रू आप इंडिया की सिटीजनशिप आपको मिल सकती है। अब यहाँ पर इसमें कुछ चेंज करने की बात की गई है। इसमें एक डेट डिसाइड की गई कि 31 दिसंबर 2014 से पहले हमारे नेबर कंट्री जैसे कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग अगर इंडिया में इससे पहले आए हैं तो उनको आप इमाइग्रेंट्स के रूप में काउंट नहीं करोगे, उनको हम इंडिया की सिटीजनशिप देंगे और इंडिया के मेंबर उनको मानेंगे। इसका प्रोटेस्ट इसलिए किया गया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक फाउंडेशन है, बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम रिलीजन के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, सेक्स के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। अब यहाँ पर ये बोला गया कि सिर्फ 6 माइनॉरिटीज़ जो इन 3 कंट्रीज़ में 6 माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको इसमें इंक्लूड किया गया। इसमें मुस्लिम कम्युनिटी जो वहाँ पर एक मेजॉरिटी में है तो परेशानी तो उनको भी हो सकती है, वो भी वहाँ से परेशान होकर के इंडिया में आ सकते हैं। तो इसको लेकर के प्रोटेस्ट किया गया था और इसकी वजह से ये CAA जो है वो न्यूज़ में रहा। और CAA में बेसिक यही रखा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक फीचर है उसको वायलेट करता है ये CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहाँ देखिए, 1 सेकेंड। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ वो कर्नाटका में जो हिजाब को लेकर के जो इशू है उसी को लेकर के है। इसमें अभी कुछ रिजल्ट नहीं आया है, बस डिस्कशन चल रहा है। कर्नाटका के
जो गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एडवोकेट, उन्होंने अपनी बात में ये बोला कि देखो, जो भी यूनिफॉर्म गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जो भी आप यूनिफॉर्म कैरी करते हो, यूनिफॉर्म को लेकर के जो रेगुलेशंस एंड नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं, उसमें हिजाब को कैरी करना। आप ये बोलते हो कि रिलीजन में आपको ये फ्रीडम दी गई है और रिलीजन फ्रीडम है आपके आर्टिकल 25 में, तो हिजाब को कहीं भी, कुरान जो है, इस्लाम जो है, उस कम्युनिटी में, उस रिलीजन में कहीं भी ये नहीं बोला गया है कि आपको हिजाब कैरी करना ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पेज नंबर 8 पर। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो आर्टिकल है, तमिलनाडु और केरला के बीच में, आप सभी को पता है, बहुत सारी रिवर की वाटर डिस्प्यूट को लेकर के, इसके अलावा अगर हम देखें तो डैम्स को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा इशू है। तो यहाँ पर मुलापेरियार डैम, आप सभी को पता है, केरला स्टेट में इसका स्ट्रक्चर है और इसकी जो पावर है वो तमिलनाडु स्टेट के पास में है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था और उसमें एक बात बोली थी कि देखो, जो भी ये मुलापेरियार डैम जो है, इसको दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है वो उसको एक ओवरव्यू करती रही ताकि सेफ्टी लोगों की बनी रही। अब यहाँ पर जो केरला के गवर्नर हैं, उन्होंने रिमार्क किया है कि मुलापेरियार डैम को लेकर के उनका रिमार्क आया है। उन्होंने बोला है कि इसको दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है ताकि जो भी लोग हैं, जैसे केरला के जो लोग हैं, उनको सेव किया जा सके, उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जा कर के ये केरला के गवर्नर जो है उन्होंने रिमार्क दिया है। भैया आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है, सीधी सीधी बात किया करो, जब भी कोई न्यूज़ पढ़ा करो तो उसमें तो अपने पॉइंट की, अपने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो जनरल अवेयरनेस के लिए तो हम न्यूज़ पढ़ ही लेते हैं, अब इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये मुलापेरियार डैम, इसकी लोकेशन, कब बनाया गया था, किसने बनाया था, कितने सालों के लिए किसको लीज पे दिया गया है। अभी आपने देखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डैम सेफ्टी बिल निकाला था, उसकी वजह से भी ये सारे डैम्स न्यूज में हैं। तो ऐसे लिंक करके स्टडी किया करो और जो भी न्यूज़ में जो भी वर्ड आता है, एटलस रखो अपने पास में, स्कूल एटलस, ओके, उसको अपने पास में रखा करो। जब भी कोई ऐसा नया वर्ड आपको लगे कि ये मैंने पहले कभी नहीं सुना, चाहे नॉर्मल से नॉर्मल हो, चाहे ऐसे लगे कि एग्जाम में आएगा, बस जनरल अवेयरनेस, क्यूरियोसिटी बनाओ, बहुत सारी चीज़ें बहुत इजी हो जाएंगी। क्या करना है, फटाफट मैप खोला, फटाफट उसमें देख लिया कि अच्छा ये है, नहीं पता चल रहा है गूगल कर लो, विकिपीडिया कर लो, सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। ओके, तो एक क्यूरियोसिटी डेवलप करो, जब भी कोई नया वर्ड सुनो उसको पढ़ने की कोशिश किया करो कि क्या हो सकता है। वैसे तो समझाने के लिए आपको देखते ही होगी इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर या दूसरे जो द हिंदू जो हैं, वो बहुत सारे डिटेल्ड एनालिसिस डाले जाते हैं, लेकिन आप जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपकी माइंड जो है वो ओपन नहीं होगा। तो माइंड को अगर आपको ओपन करना है तो खुद हाथ पांव मारने पड़ेंगे, सीधी सी बात ये है। तो जब भी कोई नया वर्ड सुनो, चाहे कितने ही एनालिसिस आप सुन लो, कितने स्टडी कर लो, खुद से कोशिश किया करो, चाहे रोज़ 2 वर्ड को ही सर्च किया करो, धीरे धीरे जो देखना आपके पास में कितनी नॉलेज गेन हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड है, यहाँ देखिए पेज नंबर 12 पर। यहाँ देखिए, महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू के दोबारा से यहाँ पर इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं, कुछ इशू कुछ ऐसे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कि मुंबई से 70 किलोमीटर की दूरी पर एक पोल्ट्री फार्म था, वहाँ पर लगभग बहुत सारी संख्या में 300 के लगभग जो चिकन है उनकी अचानक से डेथ हो जाती है। ओके, द स्टेट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कल 23,428 चिकन्स डिस्ट्रॉय, 1603 एग्स एंड 3800 किलोग्राम ऑफ पोल्ट्री फीड एट वेहलोली विलेज नियर शाहपुर इन थाने डिस्ट्रिक्ट ऑन फ्राइडे in morning after 300 chicken and 9 ducks died due to bird flu around 4 to 5 days back। हो सकता है कि बर्ड फ्लू के ट्रेसेस मिले, तो ये सारी वजह से इन सारी चीज़ों को सेटल कर दिया गया है, इन सारी चीज़ों को डंप कर दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर दोबारा से बर्ड फ्लू के केसेस देखने को मिल रहे हैं, मतलब पोल्ट्री जो फार्म है उसको दोबारा से नुकसान होने के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांसेज हैं। यहाँ पर जो आर्टिकल है, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है EPR को लेकर के, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। भैया आपने कोई सामान पैक किया,
आपकी कंपनी है, उस प्लास्टिक में आपने कोई सामान पैक करके आपने मार्केट में उतारा। अब आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो जो प्रोडक्ट आपने उतारा और जिसमें वो जैसे कोई प्लास्टिक का कोई कप है या कुछ भी है, प्लास्टिक की थैली है, कुछ भी है जिसमें वो सामान पैक था, तो उसको दोबारा से रिसाइकिल करना उसमें आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने ये बात बोला कि ये जो गाइडलाइंस है ये प्रमोट करेंगी डेवलपमेंट ऑफ न्यू अल्टरनेटिव्स टू प्लास्टिक एंड प्रोवाइड ए रोड मैप टू बिजनेसेस टू मूव टुवार्ड्स सस्टेनेबल प्लास्टिक पैकेजिंग। ओके, अब क्या करेंगे, जो प्रोड्यूसर हैं वो कोशिश करेंगे कि उनकी जो जिम्मेदारियां हैं कम हो, इसके लिए वो प्लास्टिक के अल्टरनेटिव खोजने की कोशिश करेंगे जिससे रिन्यूएबल सस्टेनेबल प्लास्टिक पैकेजिंग जो है वो ज़्यादा स्टार्ट यहाँ पर होएगी। ओके, सेंट्रल और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो इसको कंपलसरी, ये जो न्यू रूल्स हैं इनको कंपलसरी डिक्लेयर कर चुके हैं। इसमें ये बोला गया है कि रिसाइकलिंग और रीयूजिंग जो है ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्लास्टिक प्रोड्यूस्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स, इंपोर्टर्स एंड ब्रांड ओनर्स, इन सभी की जिम्मेदारी बनेगी कि जो भी प्लास्टिक आपके पास आ रहा है उस प्लास्टिक को किस तरीके से आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है उसको। The Plastic Waste Management Rule 2016 mandate the generators of plastic waste to take steps to minimize it, ensure its segregated storage at source, and hand it over to local bodies or agencies. The rules cast extended producer responsibility on producer, importer, brand owner for collection and recycling of plastic packaging waste. The guidelines specify 3 categories. The second category relates to flexible plastic packaging of single layer or multi-layer. The third category covers multi-layered plastic packaging and one of material other than plastic. ओके, तो रिसाइकलिंग करना है, ये जो आइडिया है वो इकोसिस्टम डेवलप करेगा रिसाइकलिंग का, इंसेंटिवाइजिंग का। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है एक्सप्लेन पेज पर। यहाँ पहले तो वो अहमदाबाद जो केस ब्लास्ट हुआ था उसकी पूरी सीरीज यहाँ पर बता रखी है कि किस तरीके से यहाँ पर ये इशू देखने को मिले थे और फिर क्या रिजल्ट रहा, कैसे लोगों को पकड़ा, ये सारी बातें, क्या कैसे कैसे ट्रायल चला, ये सारी बातें यहाँ पर शो कर रखी है। यहाँ पर आपने अभी सुना होगा कि बप्पी लाहिरी जो एक म्यूजिशियन थे उनकी डेथ हो गई है। तो वो एक बीमारी, एक डिजीज़ जिसमें था ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनोइया, इस डिजीज़ से वो सफ़र कर रहे थे और फिर उनकी डेथ हो गई। अब यहाँ पर ये डिजीज़ होती क्या है, OSA के नाम से जानते हैं। इसमें आपने अपने घरों में देखा होगा कि लोग स्नोरिंग करते हैं, सीधी सी बात है, खर्राटे मारते हैं। अब स्नोरिंग करते हैं, खर्राटे मारते हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि जो स्नोरिंग लेते हैं, स्नोरिंग करते हैं, उनके OSA ये डिजीज़ होती है। लेकिन ये भी बोला गया है कि जैसे 10 लोग, जैसे एक सर्वे करवाया गया, 10 लोग स्नोरिंग करते हैं, उसमें लगभग एक या एक के भी नहीं होता, मतलब बहुत कम लोगों की होती है। सीधा सा कारण ये है कि अगर आपके बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है और ओबेसिटी की वजह से आपके जो फेफड़े हैं, जो आपके लंग्स हैं, उनकी जो भी सिस्टम है उनके ऊपर ब्लॉकेज क्रिएट होती है, एक बर्डन क्रिएट होता है, तो उससे आपको जो सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। मतलब उसमें क्या होता है कि अचानक से आपकी सांस रुक जाती है, लेकिन जब आप कॉन्शियस स्टेज में आते हो तो एक टाइम के बाद में दोबारा से सांस लेना स्टार्ट कर देते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो स्टॉप हो जाती है ब्रीदिंग, वो नहीं हो पाती दोबारा से स्टार्ट और फिर डेथ हो जाती है। तो ये इसका सीधा सा जो कनेक्टिविटी है वो रिलेट करता है ओबेसिटी से। तो ओबेसिटी जिनके ज़्यादा है, और इसमें ये भी बताया गया है कि जो मैन जो होते हैं उनमें ज़्यादा ये चांसेस होते हैं इस डिजीज़ के, जो वीमेन होती हैं उनमें चांसेस काफ़ी कम होते हैं। ओके, तो भाई अपनी फ़ैट लूज़ को करना स्टार्ट कर दो। अगर फैटी पर्सन है तो उसको अपनी फ़ैट को लूज़ करना स्टार्ट कर देना चाहिए और अपने आप को फिट बनाना चाहिए, ताकि इस तरीके की जो एक्स्ट्रा डिजीज़ है वो आपको परेशान ना कर पाए। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो अभी सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ स्टेटमेंट दिए। उन्होंने एक तरीके से कि कैसे टाइम के साथ में जो वैल्यूज़ है वो डिग्रेड हो जाती हैं, उनको रिलेट करने के लिए इंडिया, इज़राइल, UK इन कंट्रीज़ का स्टेटमेंट दिया। इनको रिलेट करने की बताया कि इंडिया जब इंडिपेंडेंस गेन की थी तो इंडिया ने कितने अच्छे से सारी चीज़ें स्टार्ट की थी, और आज अगर हम देखें तो उनकी पार्लियामेंट में आधे से ज़्यादा जो लॉ मेकर्स हैं उनके ऊपर कोई ना कोई केसेस हैं। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि ज़्यादातर जो केसेस हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। अब यहाँ पर इंडिया ने जैसे ही ये स्टेटमेंट आया, उनके जो एम्बेसडर हैं उनको समन कर दिया कि भाई ये क्या स्टेटमेंट दे रहे हो। इससे पहले कुछ टाइम पहले अभी हमने देखा था
अब यहाँ पर वो सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कब कब हमारी गवर्नमेंट ने किसी ने कुछ बोला और हमारे इंटरनल सिक्योरिटी का वर्ड लेकर के डायरेक्ट उनके ऊपर ताबड़तोड़ वार कर दी और बोला कि कैसे बोल दिया ऐसे, हमारी इंटरनल प्रॉब्लम है, हम खुद सोल्व करेंगे इसको। ओके, अभी कुछ टाइम आप पहले आपने देखा होगा कि हुंडई, साउथ कोरिया की कंपनी जिसका पाकिस्तान हुंडई जो है, मतलब जैसे कि इंडिया में हुंडई की कंपनी होगी तो यहाँ पर उसके मैनेजर होंगे, इसी तरीके से पाकिस्तान में भी होगा। तो उन लोगों ने कुछ ट्वीट कर दिया पीओके वाले एरिया को लेकर के, तब इंडिया ने डायरेक्ट बोल दिया, जो हुंडई के जो मैनेजर हैं उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया, साउथ कोरिया के जो एम्बेसडर हैं उनको कॉल किया कि ये क्या है, हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के आपकी जो स्टेटमेंट है, आपकी कंपनी जो है वो गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ पर और केसेस की बात की गई है कि जब इंडिया के लिए कुछ एक्सट्रीम स्टेटमेंट आए थे, जैसे कि जब फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा था, तब कनाडा की जो, यहाँ देखिए, कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कुछ इंपॉर्टेंट बात बोली थी और एक तरीके से सपोर्ट में आई थी वो फार्मर्स की। उन्होंने बोलता गवर्नमेंट को उनकी बात सुननी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग, उन्होंने भी गवर्नमेंट के खिलाफ में और फार्मर्स के साथ में आने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात बोली थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूके के बहुत सारे जो लॉ मेकर्स हैं, उनके वहाँ के जो पार्लियामेंट्रियंस हैं, उन्होंने भी इम्पोर्टेंट बात बोली थी कि वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनकी बात को गवर्नमेंट को सुनना चाहिए। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि पहली बार इसी गवर्नमेंट के टाइम, एनडीए के टाइम ये चीज़ें हो रही हैं। इससे पहले 2013 के टाइम में अगर हम बात करें तो तब भी इस तरीके का इशू देखने को मिला था कि यूएस की जो डिप्लोमेट्स हैं उनको लेकर के, मतलब यूएस की जो लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया, तब इंडिया ने यूएस के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको समन्ड किया था। इससे पहले इंदिरा गांधी जी के टाइम में भी कुछ इसी तरीके की जो डोमेस्टिक चैलेंज है, जब उनको ब्लेम किया गया तो उन्होंने भी इस तरीके का जो एक तरीके से अपनी तरफ से जो कोशिश है वो करने की कोशिश की थी। ओके, तो ये एक पूरी तरीके से हिस्ट्री बताई है कि कब कब ऐसा क्रिटिक्स आए, फॉरेन क्रिटिक्स ने इस तरीके के स्टेटमेंट दिए और फिर इंडिया ने कैसे उनको काउंटर करने की कोशिश की। यहाँ पर वर्ल्ड पेज पे सबसे पहले तो कनाडा की न्यूज़ है। कनाडा में शो कर रखा है, आप सभी को पता है, वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है क्योंकि वैक्सीनेशन को जब मैंडेटरी कर रहे हैं तो उसको लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पर एक तरीके से उन लोगों को क्या करना स्टार्ट कर दिया, अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया उन लोगों को। नेक्स्ट न्यूज है इकोनॉमी पेज पे, इंडिया और यूएई ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया भाई। इसमें ये टारगेट रखा गया है कि 5 साल के अंदर हम क्या कर देंगे, $100 बिलियन का ट्रेड जो है दोनों देशों के बीच में उसको इंक्रीज़ कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर ये बताया गया है कि बहुत सारे जो हमारे इश्यूज हैं वो सॉल्व होंगे। काफ़ी लंबे टाइम से इंडिया और यूएई कोशिश कर रहे थे कि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो साइन हो सके। इसके अलावा पॉजिटिविटी अगर हम देखें तो इंडिया की वेस्ट एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ तक जो रीच है वो और ज़्यादा इजी बन पाएगी। वेस्ट एशियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर हम अदर कंट्रीज़ के साथ में भी अपने जो रिलेशन है उनको बेहतरीन कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इज़राइल के साथ में, यूएस के साथ में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ में जो हमारे जो रिलेशंस हैं, जो एग्रीमेंट्स हैं, उनको और अच्छे से हम टाई अप कर पाएंगे। ओके, तो ये इनका बेस्ट पॉजिटिव पॉइंट्स रहेगा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है उसका। ओके, तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।